हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें अपन बात करने वाले हैं जगजीत इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक जो है बेसिकली ब्रेवरिंग एंड डिस्टिलिंग से रिलेटेड इसका सेक्टर है और 180 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। अच्छा, ये जो कंपनी है बेसिकली ब्रांडी, विस्की वगैरह, रम, जो भी ड्रिंकिंग के प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बेसिकली एल्कोहल प्रोडक्शन का काम करती है ये। और आज अपन इसके फंडामेंटल और टेक्निकल को अच्छे से एनालाइज करने वाले, ताकि आपको एक इंट्रो मिल सके या फिर नॉलेज मिल सके कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। अच्छा, आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रखी है तो अब आपको क्या करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। फंडामेंटल के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो वो चल रहा है 835 करोड़ के ऊपर। और ये 835 करोड़ का जो मार्केट कैप होता है स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर आता है। बेसिकली मैंने बता रखा है कि 0 से 5000 करोड़ के बीच का जो मार्केट कैप होता है स्मॉल कैप का होता है। 5000 से 20,000 करोड़ के बीच का जो मार्केट कैप होता है वो मिड कैप की कंपनी में आता है। और जो 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप लार्ज कैप की कंपनी का होता है। तो यहाँ पे ये स्मॉल कैप की कंपनी है। इसके बाद में इस कंपनी की फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू जो इस कंपनी की चल रही है 10 के ऊपर चल रही है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है करंट टाइम में जो प्राइस चल रही है उससे उस प्राइस को कितना और स्प्लिट कर सकती है, तो उसको ये फेस वैल्यू बताती है। सपोज कीजिए इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। इन फ्यूचर के अंदर कभी इस स्टॉक की प्राइस बढ़ के 1000 2000 ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है उसको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कठिनाई होती है। तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी क्या करेगी कि जो अपनी प्राइस है उसको कम कर देगी, और उस कंडीशन के अंदर उसकी जो फेस वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस स्प्लिट हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि कभी किसी कंपनी के अंदर बोनस मिलता है या फिर कभी कोई स्टॉक जो होता है स्प्लिट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्प्लिट या फिर बोनस मिलता है तो वही होता है फेस वैल्यू का कम होना, और उस कंडीशन के अंदर उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। यही होता है फेस वैल्यू। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी 2.95 के ऊपर चल रही है। कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी होती है ये हमें बताती है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना चल रहा है। इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी 2.95 है, तो ये नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो वो 11 के ऊपर चल रही है। 11.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है जितनी कम होती है उतना अच्छा समझा जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। अगली मैं अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू चल रही है 15.6 के ऊपर चल रही है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की प्राइस चल रही है, अगर इन फ्यूचर के अंदर कभी स्टॉक की प्राइस गिर जाती है, स्टॉक ऐसा कोई रीज़न होता है कंपनी के अंदर जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बिल्कुल गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो कंपनी की प्राइस है जो बुक वैल्यू चल रही है उसके बराबर ही गिरेगी। यानी कि सपोज कीजिए इसकी बुक वैल्यू 15.6 के ऊपर चल रही है और स्टॉक की प्राइस जो 179 पे चल रही है। इन फ्यूचर के अंदर कभी स्टॉक की प्राइस गिरती है तो 15 के ऊपर ही गिरेगी और आपको स्टॉक के 15 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा समझा जाता है। इसके बाद में अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं, करंट रेशियो का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो जो होता है बेसिकली 2 के आसपास होना चाहिए। 2 के आसपास का करंट रेशियो बहुत अच्छा समझा जाता है। इसका करंट रेशियो 0.60 के ऊपर चल रहा है, ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है 12.9 करोड़ के ऊपर चल रहा है, और इस नेट प्रॉफिट जो चल रहा है 12.10 करोड़ के ऊपर है। 12.90 करोड़ के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 12.10 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते किसको है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो कंपनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो कंपनी की जो हुई है जो भी प्रॉफिट ग्रोथ, उसके अंदर जो डायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं उस कंपनी के, तो टोटल सेल्स जो हो रही है कंपनी की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो जो कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं उनको अगर अपन सेल से डिडक्ट कर लेते हैं कंपनी की सेल से, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों डिविडेंड पे आउट की। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने अर्निंग का कितना प्रतिशत शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे रही है। अच्छा, इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट चल रहा है 0.00% चल रहा है। इसका मतलब ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है उसके बाद में कुछ भी इसने डिविडेंड नहीं दिया है। तो कंपनी डिविडेंड देती है तो वो एक पॉजिटिव बात होती है, यहाँ पे इसने नहीं दिया है तो एक नेगेटिव बात है। क्विक रेशियो की अगर बात करूँ तो 0.27 के ऊपर चल रहा है। क्विक रेशियो बेसिकली 1 के आसपास होता है, तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अच्छा, इस कंपनी का ये क्विक रेशियो जो होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि करंट जो एसेट है उनसे इन्वेंट्री को माइनस कर लेते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा क्विक रेशियो निकल के आ जाता है।
इसके बाद में इंडस्ट्रियल पीबीवी की बात करूं, इंडस्ट्रियल प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो ये जो होता है बेसिकली जो कंपनी की पीबीवी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्री का पीबीवी कितना चल रहा है उसको बात करूं तो इंडस्ट्री का पीबीवी यहाँ पे देखिए 7.33 के ऊपर चल रहा है और इस कंपनी का पीबीवी जो है 11.5 के ऊपर चल रहा है। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का पीबीवी जो है स्टॉक के या फिर कंपनी के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉक का पीबीवी ज़्यादा है और इंडस्ट्री का पीबीवी कम चल रहा है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडस्ट्री का पीबीवी ज़्यादा होता है और कंपनी का पीबीवी कम चल रहा होता है, तो ये मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां हैं इसके सिमिलर, यानी कि इस कंपनी के जैसी जो कंपनियां हैं, जो मतलब इस कंपनी का जो सेक्टर है, इस सेक्टर के रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं दूसरी इसी इंडस्ट्री के अंदर, वो कंपनियां जो है वो महंगी चल रही है इस कंपनी के कंपैरिजन में, इंडस्ट्री का पीबीवी अगर ज़्यादा होता है तो। लेकिन यहाँ पे कम है इंडस्ट्री का पीबीवी और इस स्टॉक का पीबीवी ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये कंपनी जो है दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में महंगी चल रही है। इसके बाद में इंडस्ट्री के पी रेशो की बात करें, पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो इस सबसे पहले देखिए स्टॉक का पी 67 के ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है वो चल रहा है 31.2 के ऊपर। अच्छा, इंडस्ट्री का पी रेशो जो है वो स्टॉक के पी रेशो से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे भी इसका कम है, स्टॉक का पी ज़्यादा चल रहा है और इंडस्ट्री का पी जो है वो कम चल रहा है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। इसके बाद में अगर बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, आरओई जो चल रहा है 9.01 के ऊपर चल रहा है। अच्छा, आरओई जो होता है बेसिकली जो सालाना की कमाई हो रही है, औसत कमाई, उसको आरओई बताता है। आरओई बेसिकली जो होता है 12% से ज़्यादा का होना चाहिए, 12% के ज़्यादा का आरओई जो होता है वो अच्छा समझा जाता है, लेकिन इस कंपनी का आरओई 9.01 के ऊपर चल रहा है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। इसके बाद में ईपीएस की बात करूँ, इस कंपनी का जो ईपीएस चल रहा है वो 2.58 के ऊपर चल रहा है, बहुत ही कम ईपीएस है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है कि इस कंपनी का ईपीएस कम चल रहा है दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में। अच्छा, ईपीएस का मतलब क्या होता है, ईपीएस का मतलब ये होता है कि प्रति शेयर के ऊपर जो कंपनी अर्निंग कर रही है उसको ईपीएस बताता है, यानी कि प्रति शेयर पे होने वाली जो कमाई है उसको ईपीएस बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल है, आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोचना है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मेल हैं वो बेसिकली डेली 2 गिलास एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं और जो फीमेल है वो डेली 1 गिलास का कंजप्शन करती है। इसका मतलब वीकली 14 गिलास है तो मेल पीते हैं और 7 गिलास है फीमेल पीती है। इंडिया की जो 13% पॉपुलेशन है वो एल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है और ये जो डाटा है लगातार बढ़ता जा रहा है और करंटली जो इंडियन पॉपुलेशन है आपको पता है 140 करोड़ प्लस हो गई है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और इसको देख के अपन को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एल्कोहल मार्केट है अभी कितना कम है और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ने वाली है। इस स्टॉक ने बेसिकली 3 साल के अंदर 348% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 84% का, और वहीं पे अगर आप देखेंगे 3 महीनों से नेगेटिव रिटर्न चल रहा है, लेकिन 1 वीक के अंदर 20% का रिटर्न दिया है इसने। 2023 के अंदर जो एल्कोहल का मार्केट था $55 बिलियन था, जो कि 2027 तक बढ़कर इसकी उम्मीद जो कही जा रही 73 बिलियन करोड़ की हो जाएगी। इस इंडस्ट्री के पास 10% मार्केट शेयर है एल्कोहल के अंदर, इंडिया के अंदर। अच्छा, ये जो कंपनी है इस कंपनी के पास में इंडिया का जो एल्कोहल मार्केट है उसका 10% इस कंपनी के पास में, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो भी स्टेक है वो भी एल्कोहल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये अपन ने इसके फंडामेंटल की बात की, इसके न्यूज़ देखिए कि जगजीत इंडस्ट्री कंसोलिडेटेड दिसंबर 2023 नेट सेल्स एट RS 150.39 करोड़, अब 23% ईयर ऑन ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इसकी जो नेट सेल्स हुई है वो 150 करोड़ की हुई है और 23% बढ़ी हुई है ये। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे लगातार बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर बेस के ऊपर भी इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये कंसोलिडेट बना हुआ है और दिसंबर क्वार्टर में इसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो ये लॉस के अंदर जा रही है कंपनी। इसके बाद में नेट प्रॉफिट को एनुअल बेस के ऊपर देखेंगे अपन तो यहाँ पे देखिए लगातार जो कंपनी थी लॉस के अंदर थी। 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 22 में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अब 2023 के अंदर 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में इनकम स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर सेल्स को देखना रहता है, क्वार्टर बेस के ऊपर सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है और एनुअल बेस के ऊपर अगर आप सेल्स देखेंगे तो मार्च 2022 में 445 करोड़ की थी और 23 के अंदर 505 करोड़ की हो गई है। बैलेंस शीट को देखते हैं अपन और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट और लाइबिलिटी को देखना रहता है। एसेट जो है लाइबिलिटी जो है इस कंपनी की 175 करोड़ की इस साल और पिछले साल कम थी, जो ये इस साल लाइबिलिटी बढ़ी हुई है और करंट एसेट देखेंगे तो उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन
यहाँ पे देखिए जो लाइबिलिटी है उसके कंपैरिजन में एसेट जो है वो आधे ही है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, खर्चे होते हैं, कर्जा होता है। और एसेट मतलब इस कंपनी के पास जो प्रिजर्व चीज़ें पड़ी है उनको एसेट बोलते हैं। तो एसेट कम है इस कंपनी के पास, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव बात है। इसके बाद में कैश फ्लो और देख लेते हैं। इस कंपनी का जो कैश फ्लो चल रहा है वो पॉजिटिव के अंदर है, 8 के ऊपर चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 88 है और पब्लिक की होल्डिंग 11% की है। अच्छा, इसके चार्ट को अब अपन समझ लेते हैं। फंडामेंटल हो गए। चार्ट की अगर बात करूँ तो इस कंपनी ने ऑल टाइम का जो हाई लगाया था वो 255 के ऊपर लगाया था, और जो नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 15 रुपये के आसपास, और उससे नीचे की तरफ करंट टाइम में जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से 126 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद में ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो 126, 25, 26 तक स्टॉक को आने दीजिए, उसके बाद में बाइंग कीजिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपन एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डबल टॉप का चार्ट पैटर्न भी बना था यहाँ पे, और उसके बाद में स्टॉक नीचे आया है। अब जो नीचे की तरफ ये स्टॉक है यहाँ पे डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको एक बार अपन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे की तरफ 126 का स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 146 के ऊपर एक और सपोर्ट लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक नीचे आया तो करंट टाइम जो 146 है इसके तक आएगा, इसके बाद में स्टॉक को फिर से ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट जो टारगेट है इसका आने वाले टाइम में, इसका टारगेट आपको 210 के आसपास आराम से देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का सोचना है। करंट टाइम में अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के लिए प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी रिटेस्ट के लिए, और फिर से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। तो ऊपर अगर प्राइस गई तो ये जो सपोर्ट लाइन बनती हुई नज़र आ रही है इसके आसपास तक जाने की कोशिश करेगी 193 के आसपास। उसके बाद में ऊपर की तरफ और अगर गई प्राइस तो ऊपर की तरफ ये वाला एक और रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है 215 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 193 का होगा और उसके बाद में 215 का। दूसरे इंडिकेटर जो है वो भी हमें पॉजिटिव साइन देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो बुलिंगर बैंड है उसके अंदर रेजिस्टेंस लाइन के पास में प्राइस चल रही है। इसके बाद में मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग। 9 मूविंग एवरेज है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, 21 भी पॉजिटिव है, 44 पॉजिटिव दे रहा है। इसके बाद में 88 जो है वो ज़रूर हमें नेगेटिव साइन देता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 3 इंडिकेटर पॉजिटिव दे रहे हैं। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर बुलिशनेस आएगी, और एक इंडिकेटर जो लॉन्ग टर्म के बारे में बताता है वो नेगेटिव साइन दे रहा है। इसका मतलब लंबे टाइम के लिए अभी करंट टाइम में अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए 21 मूविंग एवरेज जो है वो 9 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। यहाँ पे नीचे देखिए MACD जो चल रहा है उसने भी रेड लाइन को, ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो अगर आपने स्टॉक के अंदर एंट्री कर रखी है तो थोड़े दिन और होल्ड कर लीजिए। आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छी परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके जो फंडामेंटल है वो बहुत इतने कुछ खास नहीं है या फिर अच्छे नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपने हाई प्राइस के ऊपर बाई कर लिया, अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा बहुत सा वेट कर लीजिए। 215 का टारगेट आई थिंक थोड़े दिनों बाद दिख सकता है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, मेरे द्वारा ये स्टॉक कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको खुद के अपने रिसर्च के ऊपर करनी है। अगर आपको सही लग रहा है तो कीजिए, मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।